पूजा की नजर उतारते हुए उसकी माँ साधना कहती है। जब से तेरा रिश्ता तय हुआ है तब से तुझे बार बार नजर लगी जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। आज मैं तेरी अच्छे से नजर उतार दूंगी। अरे माँ, आप ज्यादा परेशान हो रही हो। वो तो मैं कल बारिश में भीग गई थी, बस इसीलिए थोड़ा सा बुखार हो गया। अब मुझे अपनी गलती से बुखार हुआ है, आप उसमें भी नजर को दोष दोगी क्या? तू चुप कर, ये सब बातें तू नहीं जानती। मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। तुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला है, लड़का अच्छा मिल गया तो तुझसे लोग जल रहे हैं। अच्छा ठीक है माँ, अगर आपको मेरी नजर उतारने से संतुष्टि मिल रही है तो आप उतार लो नजर मेरी। अब उतारनी ही पड़ेगी ना नजर। और अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। बहुत बाहर घूम लिया तूने, अब तेरी शादी को बस 1 ही महीना बचा है, इसीलिए अब तू बस घर पर ही रहेगी। माँ ये क्या बात कर रही हो? अभी तो शादी की कितनी सारी शॉपिंग नहीं हुई है मेरी, वो सब भी तो करनी है ना। और अभी पूरा 1 महीना बचा है, मैं अभी से घर में बैठकर क्या करूँगी? घर के काम सीखेगी तू, और कभी मेरी बात भी सुन लिया कर। हमेशा अपनी मर्जी चलाती रहती है। पूजा अपनी माँ की बात मान लेती है और अब बस वो घर में ही रहने लगती है। धीरे धीरे पूजा की शादी का दिन नजदीक आ जाता है और घर में भी हर तरफ रौनक बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद पूजा की शादी वैभव नाम के लड़के से हो जाती है और पूजा अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद पूजा अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही होती है। ये देख पूजा की सास सरिता और ससुर मोहन काफी खुश होते हैं। हमने अपने बेटे के लिए पूजा को चुनकर बहुत अच्छा किया है। पूजा बहुत अच्छी बच्ची है, ऊपर से हमारी कितनी सेवा करती है, कितना ध्यान रखती है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। बहू तो हमें हीरा मिली है। मैं भी अपनी प्यारी बहू से बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम अपनी खुशी को ना थोड़ा काबू में रखो। मैं देख रहा हूँ जब से बहू आई है तुम्हारे खाने पे कोई काबू नहीं है। मीठा बहुत खाने लग गई हो तुम, थोड़ा कम खाया करो। मैं और मीठा? अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं तो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती हूँ। वो तो बस कोई जिद कर दे खाने को तो बस थोड़ा सा खा लेती हूँ। जबरदस्ती कोई और नहीं, तुम खुद करती हो खुद के साथ। अरे मीठा इतना मत खाया करो, समझा समझा के थक चुका हूँ। थोड़ा सेहत पे ध्यान दो। और एक बात बताओ, बहू को तो देख लिया, पोता पोती नहीं देखना क्या, या उससे पहले ही निपट जाना है? ये तो आपने मेरे मन की ही बात छीन ली। मेरा बहुत मन कर रहा है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हो, मुझे दादी बोले, मैं उनको खिलाया करूँ। हाँ तो इसलिए ना मीठा बिल्कुल बंद कर देना, तबीयत खराब हो जाएगी वरना। मोहन और सरिता हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पूजा मिठाई और नमकीन लेकर वहाँ आती है। मिठाई को देखकर सरिता के मुंह में पानी आ जाता है। बहू, इतनी सारी मिठाई, आज कुछ खास बात है क्या? लाला बहू मुझे भी दे जरा। नहीं माँ जी, ये आपके लिए नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि आपको मीठा मना है और मैं आपको मीठा खाने दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मीठा नहीं खाओगी। मैं ये ससुर जी के लिए लेकर आई हूँ। बहू ये तो बहुत गलत कर रही है। मेरे मुंह के आगे मीठा रखकर मुझे ही नहीं दे रही है और ऊपर से कह रही है दूर हो जाओ। हाँ बहू बिल्कुल सही कह रही है, तुम बहुत मनमानी कर रही थी। बहू तूने ये काम बिल्कुल सही किया है, अब से सरिता को बिल्कुल भी मीठा मत दियो। पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। सब सही चल रहा होता है कि तभी एक दिन अचानक से सरिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। सरिता को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। सरिता का शुगर लेवल बढ़ गया था और जब ये बात सरिता के परिवार वालों को पता चलती है तो वो लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। पूजा की माँ भी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है। सब लोग सरिता के पास ही बैठे होते हैं। तभी मोहन कहता है, देखा, हो गई ना मुसीबत। मैं पहले ही कह रहा था इतना मीठा मत खाया करो, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब तबीयत खराब हो गई ना। देखो शुगर कितना बढ़ चुका है तुम्हारा। ससुर जी, आप माँ जी को कुछ मत कहिए। अब मैं माँ जी को ना अपनी तरफ से संभालूंगी। तब देखती हूँ कि माँ जी अपने शुगर पर कैसे ध्यान नहीं देती। बेटा जो भी तूने मंगवाया था वो सब मैंने तेरे घर पर पहुंचा दिया है। अब बस तू अपनी सास की सेहत पर ध्यान दे। इतनी कमजोर भी तो लग रही है ना ये। सब लोग सरिता को लेकर घर आ जाते हैं। अगली सुबह सब लोग नाश्ता खाने के लिए बैठते हैं तो हरे हरे पराठे देखकर मोहन बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे बहू तुझे तो पता है ना तेरी सास बीमार है, तो पालक के पराठे क्यों लाई तू? ससुर जी, ये पालक के पराठे नहीं है बल्कि नीम के पराठे हैं। माँ जी सीधी तरह तो नीम का जूस पीती नहीं है, तो इसलिए मैंने नीम के पराठे बनाए हैं और साथ में करेले का जूस भी है।
बहुत सही किया बहू तूने। अब खाओ सरिता खाना। छी, मैं ये सब नहीं खा सकती हूँ। ये सब खाने से तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। बहू, मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। तो मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दे। माँ जी, कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपना ध्यान रखती ना तो मैं आपकी इस बात को जरूर सुनती, लेकिन आपने हमारी बात कहाँ मानी, इसलिए अब वही होगा जो मैं कहूँगी। बहू, एक बार तो मेरे बारे में तो सोच। मुझे नहीं पसंद नीम के पराठे, मैंने कभी खाए ही नहीं है। वाह माँ जी वाह, कभी खाए नहीं है नीम के पराठे और बोल रही हो कि पसंद नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, खा कर देखो, आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। पूजा के कहने पर सरिता नीम के पराठे खाती है और उसे नीम के पराठे अच्छे भी लगते हैं। बहू, ये तो कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने कभी सुना नहीं था कि नीम के पराठे भी होते हैं, और ये तो इतने ज्यादा अच्छे हैं। मान गई बहू मैं तो तुझे, कितने अच्छे स्वाद वाले पराठे बनाए हैं। अरे, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी माँ जी कि आपको अच्छे लगेंगे। मुझे मेरी बहू पे बहुत गर्व है। सच में तेरे हाथ में ना जादू है, जादू। माँ जी, अब से आपको ना रोज नीम के पराठे खाने हैं। अब तो आपको अच्छे भी लगे है ना। पूजा अब हर रोज अपनी सास को नीम के पराठे ही बनाकर खिलाती है। कुछ दिनों बाद पूजा अपने ससुर को नीम के पराठे खाने के लिए जिद करने लगती है। अरे बहू, तू अपनी सास को खिला, मुझे क्यों दे रही है? मुझे शुगर थोड़ी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तू रोज रोज नीम के पराठे खिला के मेरी जुबान क्यों गंदी करती रहती है? अरे मैं नहीं खा सकता अब ये। वैसे जब ये बात माँ जी को खिलाने की आती है तब तो आप बड़ा बोलते हो। जब अब खुद का नंबर आया है तो मुंह बंद कर रहे हो। नहीं ससुर जी, ऐसा नहीं चलने वाला है, आपको भी खाना पड़ेगा ये। बहू, मैंने उस दिन ऐसे ही कह दिया था कि अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। तू इसे बंद कर दे अब बनाना, क्योंकि मैं नहीं खा पाऊंगी इसे अब। देखा बहू, मैं तुझे पहले ही कह रहा था ना। अब तो आपको खाना ही पड़ेगा, और साथ में माँ जी आप भी खाओगी। मुझे नीम के पराठे बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए अब आप लोग वही खाओगे। पूजा अब सबको जबरदस्ती ही नीम के पराठे खिलाने लग जाती है और धीरे धीरे यही पूजा की आदत भी बन जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन पूजा फिर से अपने ससुर को जबरदस्ती नीम के पराठे खिला रही होती है। तभी अचानक से मोहन को बहुत उल्टियाँ होने लगती है। ये देखकर सरिता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू पर गुस्सा करते हुए कहती है, बहू, हद होती है किसी चीज की। अरे, तुझे नीम के पराठे बनाना अच्छा लगता है तो मतलब तू हमें नीम के ही पराठे खिलाएगी जबरदस्ती? लेकिन माँ जी, ये सब आपकी सेहत के लिए भी तो अच्छा है ना। बहू, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन एक के बाद एक खिलाते गई तो देख रही है ना अपने ससुर जी की हालत। सरिता बहुत सुनाती है, जिसके बाद पूजा को अपनी गलती समझ आती है और वो उसके लिए माफी भी मांग लेती है। चारू मस्त मोला और बहुत चंचल लड़की थी। उसकी जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। गलियों में रहने वाली चारू की माँ घर घर में बर्तन झाड़ू पोछा किया करती और चारू के पिता अशोक ऑटो चलाते। एक रोज सरला चारू को बर्तन धोते हुए कहती है, तुझे जैसे तैसे 12वीं करवा दिया, लेकिन तू आगे नहीं पढ़ेगी। मुझे पता है, 24 घंटा फोन में लगी रहती है। तेरा बाप भी तुझे एक टुनटुना ला कर दे देता है, तू चलाती रहती है। माँ, आपको बर्तन नहीं धोना तो छोड़ दो ना, भाई आकर धो लेगा। आपने क्यों अपना बीपी बढ़ा रखा है? बस इससे तो जुबान चलवा लो, काम तो इसका बाप करेगा। माँ, पापा का फोन आ रहा है, उठाऊं या काट दूं? उठा उठा, उससे भी तो बताऊं कि और 4-4 बच्चे पैदा कर लो, काम का तो कोई भी नहीं है। पापा, बात बाद में करना, माहौल अभी गर्म है, वरना सारा गुस्सा आप पर ही उतरेगा। चारू घर का कोई काम नहीं करती थी, जिस वजह से चारू की माँ सरला उसे हर बात पर सुना दिया करती थी। लेकिन अशोक चारू को हमेशा सपोर्ट करता। अब चारू देर शाम टीवी देख रही थी, तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला आकर चारू से कहती है, चारू, तूने उस कबाड़ी वाले के बेटे को क्यों मारा? उसकी माँ तेरी माँ से लड़ रही है। क्या बात कर रही हो विमला आंटी? कहाँ है वो? जरा चलना तो। अब चारू अपनी माँ के पास पहुँचती है। ये कह रही है कि इसके हाथी जैसे बेटे को तूने मारा है। अब ये सुनने के बाद पास पड़ा एक डंडा उठाकर चारू कबाड़ी वाले के बेटे गोलू से कहती है, तुझे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ा था, लेकिन तेरी माँ ने अपना गटर जैसा मुंह खोला तो भी झूठ ही बोला, तो अब इसकी सजा मोटे तू ही भुगत। दीदी माफ कर दो, अब से सलोनी के आसपास भी नहीं घूमूंगा। बता सरला, देख रही है इस कबाड़ी वाली को? झूठ बोल रही थी कि चारू ने इस मोटे गेंडे को मारा है, बल्कि इसने ही सलोनी को छेड़ा है। अब ये लड़ाई बहुत लोग भी देख रहे थे।
लेकिन बहुत लोग चारू को शाबाशी देते हैं। हालांकि ये सब पास खड़ा एक लड़का देख रहा था, लेकिन वो चारू को कुछ नहीं बोलता। अब सरला घर जाने के बाद चारू को कहती है, आज पहली बार तेरे इस काम से खुश हूँ मैं, वरना तूने तो मेरी नाक ही कटवाई है अब तक। अरे सरला, बहुत अच्छा किया उस कमीने को मारकर। वो है ही ऐसा, खा खा कर फटने को हो रहा है और चला है लड़कियों को छेड़ने। अब अगले दिन सुबह चारू मार्केट जा रही थी, तभी वो एक नोटिस करती है कि उसका एक लड़का पीछा कर रहा था। उसे देखकर चारू उसे रोकते हुए कहती है, ओए शाणे, मोहल्ले में नया है, देखने से तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा है। वैसे तू मेरा पीछा क्यों कर रहा था? जी मैं समर आपको कॉलेज से जानता हूँ, आप मुझे शायद नहीं जानती होंगी। और कल जो आपने उस मोटे को मारा, अरे आपका नेचर तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। देख शाणे, जिस इलाके में खड़ा है ना वो मेरा है, तो सीधी बात, वरना उस मोटे से भी ज्यादा बुरी हालत करूंगी, समझा ना? चढ़कर इस बुलेट पर आया है, जाएगा 4 लोगों के संग। तो बता क्या चाहता है तू? जी देखो, आप तो गुस्सा हो रही हो, मैं तो आपसे दोस्ती करना चाह रहा था। अब चारू ये सुनती है और वो अपनी चप्पल निकालने लगती है। तब तक तो समर अपनी बाइक चालू कर निकल जाता है और चारू से बोलता हुआ जाता है, समर राठौर के नाम से इंस्टा आईडी है, मैसेज जरूर करना। रुक तू, तभी तो पता चले चारू क्या चीज है। इंस्टा आईडी की ऐसी की तैसी, छोड़ूंगी नहीं साले। अब चारू चिल्ला ही रही होती है कि तभी सलोनी वहाँ आ जाती है और चारू से कहती है, अरे किस पर चिल्ला रही है? कौन था? समर नाम का कोई लड़का था, बोल रहा था कि मैं उसे पसंद हूँ। ओए होए, क्या बात है चारू, तुझ पर कौन लाइन मार रहा है? जरा हमें भी तो देख लें कोई। चुप करके चल, सामान लेना है, वरना माँ मुझे फिर सुनाएगी। अब चारू को समर हर जगह दिखने लगा, क्योंकि समर तो चारू को प्यार करने लगा था। समर दिखने में भी हैंडसम था। अब एक रोज चारू पार्क में बैठी थी अपनी दोस्त सलोनी के साथ में। तभी चारू सलोनी से कहती है, देख, यही है वो जो काफी समय से मेरा पीछा कर रहा है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यार चारू कितना सुंदर है ये। अगर इसने मुझे प्रपोज किया होता तो मैं कभी मना नहीं करती। देख वो इधर ही आ रहा है। तुझे मेरी कसम है जो तूने इसे मना किया। अब समर चारू के पास पार्क में आकर बैठ जाता है और चारू से कहता है, आपको मैं पसंद नहीं क्या? मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज हाँ कर दो। हाँ बोल दे ना। जी देखो, मैं चौल की गलियों की रहने वाली, आप तो अच्छे घर से हो, तो फिर आपको मुझ में ऐसा क्या ही पसंद आ गया? आपका दिल, आपकी बातें, आपकी सच्चाई। इस दिन के बाद से तो मानो चारू की जिंदगी ही बदल चुकी थी। चारू का ये पहला प्यार। अब चारू एक रोज अपनी माँ से पूछती है, माँ, आपको पापा से प्यार कैसे हुआ? उन्होंने आपको प्रपोज किया था? तू क्यों पूछ रही है? अगर तेरे बाप के साथ शादी नहीं हुई होती, कम से कम आज महलों की रानी रहती। इस कमीने से अपने प्यार में फंसकर ऐसी हालत तो नहीं कर देती। चलो माँ, मैं चलती हूँ, सलोनी के घर भी जाना है। इस लड़की से तो मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ। लड़कियों वाले तो इसमें कोई गुण नजर नहीं आते हैं। ना जाने कहाँ ही और किससे शादी होगी इसकी। अब सलोनी से मिलने के बहाने चारू समर से मिलने जाती है और समर चारू से कहता है, अब मुझे लगता है मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। अरे कब तक ऐसे चोरों की तरह मिलते रहेंगे? लेकिन माँ मानेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कि माँ मानेगी भी। बाकी तुम देख लो। अब अगले ही दिन सरला के चौल में कई सारी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और उसमें से समर अपनी माँ उमा के साथ निकलता है और उमा विमला से कहती है, जी बहन जी, बता सकती हैं कि सरला जी का घर कौन सा है? वो सामने वाला घर उनका ही है। वैसे आप लोग कौन हैं? जी हम उनकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। चारू तो खूब तैयार बैठी होती है, लेकिन सरला फटी हुई साड़ी पहने काम कर रही थी। अब सरला जैसे ही उमा को देखती है, वैसे ही सरला से कहती है, जी मैं समर की मम्मी आपकी बेटी चारू के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। ये लीजिए शगुन की थाली। जी आइए ना उमा जी अंदर। मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आप रिश्ता लेकर आ रही हैं। जी ये तो प्यार का मामला है। मेरा बेटा समर आपकी चारू को पसंद करता है, तो हम मना कैसे करते। अब जैसे ही उमा जाती है, विमला का सरला के घर आना होता है और विमला सरला से कहती है, बाप रे, 5 गाड़ी से 2 लोग आए हैं। लड़का तो महल का है। किसने बताया रिश्ता सरला? मुझे तो कोई झोल लग रहा है।
क्या झोल, इतना अच्छा रिश्ता है, और क्या चाहिए? अरे सरला सोच, हम कहाँ वो कहाँ, कुछ तो बात होगी। उन्हें हमारी चारू ही क्यों चाहिए? अब सरला अपनी बेटी के लिए समर के घर वालों के बारे में पता करवाती है, तो उन्हें और भी अच्छी बातें पता चलती है, क्योंकि समर की फैमिली जितनी अमीर थी उतनी ही डाउन टू अर्थ थी। ऐसे में चारू की शादी समर से हो जाती है और समर के घर वाले चारू की शादी का सारा खर्च उठाते हैं। ये देखकर सरला अपनी बेटी चारू को विदा करते हुए कहती है, जितना मैं ना कर सकी उतना कुछ तुझे तेरे ससुराल वाले देंगे। तू हमेशा खुश रह मेरी बच्ची। और इस तरह समर और चारू की शादी हो जाती है। लेकिन एक चौल की गलियों की लड़की महल की रानी बन जाती है। उसकी किस्मत में रानी बनना जो लिखा था। तो दोस्तों, आपने ऐसी किस्मत देखी है किसी की जो कि एक छोटे से घर से महलों तक का सफर पूरा कर ले? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रिया अपनी माँ सुमित्रा के साथ भोपाल में रहा करती थी। रिया थोड़ी नमकीन मिजाज की लड़की थी, जो कभी गुस्से में लाल तो कभी लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन रिया घर लेट आती है, जिस पर उसकी माँ गुस्से से उससे बोलती है, आजा महारानी, तूने देखा है क्या टाइम हो रहा है? अरे तू लड़का नहीं लड़की है, इतनी देर रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। अब माँ काम ही ऐसा है, बाहर आना जाना तो पड़ेगा ना। तो छोड़ देना काम। वैसे भी मुझे बेटी की कमाई नहीं चाहिए। आज तो तू कमा कर दे रही है, कल को ससुराल चली गई तो कौन जाने देगा तुझे काम पर। सारा दिन बस घर ही संभालेगी। वही तो मैं आपको समझा रही हूँ माँ कि जब तक मायके में हूँ मुझे मनमानी कर लेने दो ना अपनी। बात का क्या ही पता क्या होगा। सुमित्रा अपनी बेटी के आगे झुक जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमेशा की तरह रिया स्विमिंग पूल जाती है और लोगों को स्विमिंग करना सिखा रही होती है। थोड़ी देर बाद रिया स्विमिंग पूल से बाहर निकल रही होती है कि तभी राज नाम का एक लड़का उसे देखता है और तभी उसे देखते हुए गाना गाने लगता है। स्विमिंग पूल में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो, नमकीन हो गई हो मिस। छूकर देखना, तेरा गाना सुनकर तो आग भी लग गई है। जलना है तुझे? नहीं नहीं मोहतरमा, आप तो सीरियस हो गई। वो आपको पानी से ऐसे निकलते देखा तो जुबान फिसल गई और सेक्सी सा गाना निकल गया। रिया उसको इग्नोर करके कोचिंग सेंटर चली जाती है, जहां वो कॉलेज के बच्चों को बिजनेस की ऑनलाइन क्लासेस दे रही होती है। राज उसको इतना ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ देखकर उसका दीवाना हो जाता है और रोज उसके आगे पीछे प्रपोजल लिए घूमने लगता है। थक हार कर एक दिन रिया उससे बोलती है, अरे आखिर क्यों ऐसे दीवानों की तरह मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो? बता दो ना तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। मुझे तुम चाहिए रिया, वो भी जिंदगी भर के लिए। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है और अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं करूँगा तुम्हारे सारे सपने पूरे, पर प्लीज मान जाओ। अगर फिर भी तुम्हें लगता है मेरे आ जाने से तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, तो मैं वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच में नहीं आऊंगा और जब तक तुम कहोगी तब तक वेट करूंगा। राज, तुम्हें पता भी है कि मेरे सपने क्या क्या हैं? नहीं रिया, मैं बस तुम्हें जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, बस मानना नहीं चाहती। राज की बात सुनकर पहली ही बार में रिया का मुंह किसी के सामने बंद पड़ जाता है और राज के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो अपनी आंखों में आंसू भरकर वहाँ से घर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ उससे बोलती है, आज पहली बार मेरी बेटी किसी बाहर वाले की वजह से रो रही है। इसका मतलब वो बाहर वाला नहीं बल्कि दिल वाला हो गया है। रिया बेटा, बता भी दे आखिर बात क्या है। रिया रोते हुए अपनी माँ को राज की सारी बातें बता देती है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, ऐसा इंसान तो नसीब से मिलता है और जब कोई तेरे पास सामने से चलकर खुद आ रहा है तो तू क्यों दूर जा रही है? तू उसे सब कुछ सच क्यों नहीं बता देती? रिया अपनी माँ की बात मान जाती है और वैसा ही करती है, जिसके बाद वो राज से मिलकर उससे बोलती है, राज, मेरा सपना है
कि मैं पढ़ लिख कर अपना एक बिजनेस शुरू करूं और एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनूं, जिससे मैं गरीबों की मदद कर पाऊं। जो लोग कमा नहीं सकते, जो लोग एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उनको काम दूं, उन्हें खाना खिलाऊं। तुम समझ रहे हो ना, मेरे इस सपने को पूरा करने में 2 साल, 2 महीने या शायद 20 साल भी लग सकते हैं। क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करोगे? तब तक मेरा इंतजार करोगे? बोलो। मुझे मंजूर है। अब हम तभी शादी करेंगे जब तुम बोलोगी। और रही बात तुम्हारे सपनों की, तो अब तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं, हम मिलकर उसे पूरा करेंगे। राज रिया का पूरा साथ देता है और वो दोनों दिन रात मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। रिया अपनी माँ के नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री का उद्घाटन करती है। वो अपनी पहली फैक्ट्री नमकीन की खोलती है और ये खुशखबरी वो सीधे जाके अपनी माँ को देती है। माँ, मैंने अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। हाँ माँ, अब देखना कैसे रिया 1 से 2 और 2 से 3 फैक्ट्री करेगी। और माँ देखो तो इसने अपने काम की शुरुआत भी किससे करी है? नमकीन से, जैसे खुद नमकीन है। पागल। और रिया बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और मुझे नहीं दोगी आशीर्वाद? अरे मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। बस अब तो ये बूढ़ी आंखें तुम दोनों का घर बसते देखना चाहती है। ये सेंटी होने या सेंटी बनने का बिल्कुल टाइम नहीं है, समझ गए आप? अभी तो मुझे मेरा स्विमिंग पूल भी ओपन करना है। और बस यही नहीं, मुझे मेरा नमकीन का बिजनेस भी तो चलाना है, फिर सबके सपने पूरे हो जाएंगे। सभी आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद रिया अपनी पहली कामयाबी की खुशी में राज और अपनी माँ को एक रेस्टोरेंट ले जाती है। वहाँ से आने के बाद राज और रिया घर के बाहर बैठकर बातें करते हैं। रिया राज का हाथ पकड़कर बोलती है, थैंक यू सो मच राज। आज मैं जो भी हूँ ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होते तो शायद मैं लाइफ में ये सब कुछ कभी अचीव ही नहीं कर पाती। थैंक यू बोलकर एक ही पल में पराया कर दिया ना। अगर आज मैं तुम्हारा पति होता तो शायद तुम मुझे पराया नहीं कर पाती। सॉरी, अब से नहीं बोलूंगी, पर सच तो यही है ना। रिया अपनी पहली नमकीन की फैक्ट्री तो खोल लेती है, पर उसके पास वर्कर्स नहीं होते, जिस वजह से उसका काम नहीं चलता और वो परेशान हो जाती है। उसे ऐसे परेशान देखकर राज उससे कहता है, क्या हुआ? ऐसे दुखी क्यों हो रही हो? हमने फैक्ट्री तो खोल ली, पर जब तक वहाँ काम नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, वो आगे कैसे बढ़ेगा? बस इतनी सी बात, तुम्हें काम करने वाले बंदे चाहिए ना, मिल जाएंगे। राज उन गरीब लोगों को लाता है जिनके पास ना तो कोई काम और ना ही खाने के लिए एक समय की रोटी थी। ये सब देखकर रिया उससे कहती है, राज, तुमने तो एक साथ मेरे दोनों सपने पूरे कर दिए। मेरा बिजनेस भी चल जाएगा और गरीबों की मदद भी हो जाएगी, जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। यस मैम। और रही किसी पढ़े लिखे इंसान की बात, और वो भी कम पैसों में, उसके लिए ये नाचीज है ना, बिना सैलरी के भी काम करेगा। तुम बस हुक्म करो। तुम इस वर्ल्ड के बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे होना चाहोगे? मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। रिया, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी करता रहूँगा। जानती हूँ राज, और तुमसे ज्यादा प्यार कोई मुझे कभी कर ही नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। ये सब देखकर राज बहुत खुश होता है और वो दोनों जल्दी ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी पहले की तरह ही राज हर मोड़ पर रिया का साथ देता है और रिया भी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है और दोनों साथ में अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नमकीन बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे नमकीन खाने का और नमकीन बनाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।